Hello student, today we are going to read our grade 7th geography social science chapter 4 air. So let's start our topic air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exert a counter प्रेशर सो हमें ये सरप्राइज होता है जान के कि जो हमारी एयर है वो हमें प्रेस करती है, ग्रेट फोर्स लगाती है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, जो हमें फील भी नहीं होता, बिकॉज जो एयर है वो हमें प्रेस प्रेस कर रही है चारों साइड से, ऑल साइड डायरेक्शन से जो एयर आ रही है वो हमें प्रेस कर रही है। आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी सेंटर में है, मतलब हम खड़े हैं, सेंटर में स्टैंड है, वो प्रेशर हमें चारों तरफ से आ रहा है। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface। जो एयर है उसको हम डिफाइन करते हैं उसके वेट की वजह से, जो अर्थ में उसकी सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे कि हमने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी हैं, 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स में अगर आप ऊपर को जाते हो, टॉप से स्टार्ट होके स्ट्रेटोस्फेयर में, अगर उसके भी ऊपर मेसोस्फेयर में, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर में या फिर एक्सोस्फेयर में जाते हो तो 5 लेयर्स हैं। अगर इनके ऊपर ऊपर जाते हो तो उसका जो आपका प्रेशर है वो रैपिडली बहुत तेजी से गिरता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो आपका सी लेवल है उस पर एयर का प्रेशर हाई होगा, बट आप जैसे जैसे डिक्रीज होगा जब उसकी हाइट बढ़ेगी, जब आप ऊपर को जाओगे ना तो आपका जो डिक्रीज होता जाएगा। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड। हॉरिजेंटली मतलब हेठा जो की सतह है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एयर प्रेशर का इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस। उस प्लेस का टेम्परेचर क्या है उसकी वजह से वो प्रभावित करता है। इट एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जिस एरिया में टेम्परेचर जो हाई होगा उसमें आपकी जो एयर है वो हीट हो जाएगी एंड राइज कर जाएगी, ऊपर को चली जाएगी। द क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। जो लो प्रेशर एरिया होता है इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज। उसमें क्लाउड्स होते हैं, स्काई में क्लाउड्स बहुत बड़े होते हैं एंड वेट वेदर होता है, जैसे कि गीला सा वेटी सा होता है वो। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिस एरिया में लोअर होता है, अभी हाई का पढ़ा हमने, लोअर का पढ़ रहे हैं। जिस एरियाज में लो टेम्परेचर होता है द एयर इज कोल्ड, वहाँ की एयर जो होती है वो ठंडी होती है। इट इज देयर फॉर हैवी, ठंडी होने की वजह से वो हैवी होती है। हैवी एयर शिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, तो वो शिंक होती है और हाई प्रेशर एरिया आपको देती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज, बट वो एसोसिएट करती है क्लियर एंड सनी स्काईज को। सो आप देख सकते हो दो है आपके पास। एक में आपने देखा टेम्परेचर जो है जब ठंडा होता है, मतलब कोल्ड होता है, जो एयर आपकी कोल्ड होती है वो हैवी होती है और नीचे ही रहती है। इसी वजह से सर्दियों में आपको ज़्यादा ठंड लगती है। हवा चल रही होती है, क्यों चल रही होती है? क्योंकि वो ठंडी होती है, वो नीचे नीचे रहती है। बट जो आपका समर सीजन होता है उसमें जो आपकी एयर होती है वो उतनी हैवी नहीं होती। इसकी वजह से, उसका हैवी ना होने की वजह से, उसकी जो उड़ान होती है वो ऊपर को रहती है, वो ऊपर ऊपर उड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें वो गर्मियों में एयर लगती ही नहीं है। हम कहते हैं हवा ही नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वो लाइट वेट हो चुकी है और राइज हो जाती है, गर्म हो गए, हीट होके राइज हो जाती है, ऊपर को चढ़ जाती है। जो आपकी लोअर वाली है, जो लोअर रहती है, वो कोल्ड एयर होती है और हैवी होने की वजह से नीचे रहती है और सर्दियों में आपको ज़्यादा हवा लगती है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से ये लो प्रेशर को ऑलवेज मूव करेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर को नहीं मूव करेगी। जो विंड है, नेक्स्ट विंड, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड अ विंड। तो विंड किसे कहते हैं? जो हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर को जाती है वो है विंड आपकी। यू कैन सी विंड एट वर्क एट एज इट्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और
अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो विंड का वर्क क्या है? विंड का वर्क ये है कि उसने ब्लो करने हैं ड्राई लीव्स, डाउन गिराने हैं फुटपाथ से। और आपका जो स्टॉर्म्स आती हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ गया हार्ड, जिसे बहुत विंड तेज चल रही है, वो क्या करेगी, आपके जो ट्रीज हैं उसको जड़ से उखाड़ देगी, अप्रूट्स कर देगी। Sometime when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust। जब नॉर्मल भी आप देखो, कुछ थोड़ी बहुत ही भी आपकी विंड चल रही होती है, तो वो भी आपका स्मोक, जो कुछ भी छोटी छोटी डस्ट है उसको उड़ा रही होती है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। वो स्ट्रॉन्ग होती है विंड, इसीलिए उसके अगेंस्ट में वॉक करना ईजी नहीं होता। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन द विंडी डेज। विंडी की टाइम पे जब आपकी विंड चल रही होती है, इवन आप लोग अम्ब्रेला भी होल्ड नहीं कर पाते। बारिश हो रही है, आपने अम्ब्रेला होल्ड करना है, बट आपके जो विंड चलने की वजह से वो अम्ब्रेला जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, आप होल्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। कोई आपकी लाइफ में और भी एग्जाम्पल होगी तो आप थिंक करो उसके बारे में। प्रॉब्लम्स फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में डिवाइड है। सो फर्स्ट है परमानेंट, सेकंड है सीजनल एंड थर्ड है लोकल विंड्स। परमानेंट जो हमेशा चलती रहती हैं, सीजनल जो सीजन के टाइम पे आती हैं, और लोकल विंड जो लोकल एरियाज में चलती हैं। फर्स्टली परमानेंट, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये ग्लो हाई प्रेशर, ये वाले एरिया हाई प्रेशर वाले हैं, इसके अंदर को जा रही है तो ये लो प्रेशर को जा रही है। यहाँ से आपका जो एरिया है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है, इससे भी लो प्रेशर को जा रही है। यहाँ पे अगर देखोगे ये भी हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर इक्वेटर को जा रही है। इक्वेटर वाला लो प्रेशर है, इक्वेटर से बाद में ट्रॉपिकल जो एरिया है वो हाई प्रेशर है, तो दोनों ही ट्रॉपिकल को जाती है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जो आपका मानो कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, उसके साइड से आपकी जो विंड है वो इक्वेटर को आती है, और वहां पे क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर होने की वजह से वो अगर ये एरिया में जाएगी, पोलर एरिया में, लो प्रेशर एरिया में, तो यहाँ पे आपकी क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, तो इस एरिया को भी आपकी लो प्रेशर कहेंगे, तो इसको आएगी। और हाई प्रेशर और कहाँ है, हाई प्रेशर आपका पोल्स के ऊपर है, 90 डिग्री जहाँ पे आपका लाई करता है, पोल्स के ऊपर है। नेक्स्ट है परमानेंट विंड्स पढ़ते हैं। द ट्रेड विंड्स, इसे ट्रेड विंड्स कहते हैं परमानेंट विंड्स को। एंड द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड यहाँ पे देखते हैं हमने पहले देखा पढ़ा है वेस्टर्लाइज, ये रहा वेस्टर्लाइज। जो वेस्टर्लाइज है वो वाली विंड्स, और ईस्टरलाइज है ये वाली विंड्स। ये वाला एरिया कवर हो गया, नीचे भी सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा। ये वाला एरिया कवर हो गया, उसके बाद में आ गई ट्रेड विंड्स। तो लेट मी सी वेयर इट इज ट्रेड विंड्स। सो ट्रेड विंड्स आर हियर। तो ऑब्वियसली तो ये सारी की सारी जो ये वाली विंड्स है, ये भी है, सारी की सारी क्या है आपकी, ये भी सारी की सारी वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज एंड ट्रेड विंड्स। तो ऑब्वियसली इसमें भी आ गई, नॉर्थ में भी आ गई, साउथ में भी आ गई, सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये तीनों की तीनों जो आपकी है परमानेंट विंड्स है, हमेशा चलती हैं। These blow constantly throughout the year in a particular direction। तो थ्रू आउट द ईयर, सारा साल एक ही डायरेक्शन में बहती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल विंड। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। उनका सीजन अलग अलग होता है, सीजन के अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, इंडिया में मानसून आते हैं, समुद्र से लहरें आती हैं और नीचे को फिर से वापस मुड़ के जाती हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने जो सीजन के अकॉर्डिंग है, मानसून विंड जो है वो आपकी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। लोकल winds, these blow only during a particular period of day or a year in the small area। कुछ एरिया में कुछ टाइम पीरियड में आती हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती हैं, पर्टिकुलर पीरियड में आती हैं, किसी एक समय पे आती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड ब्रीज, सी ब्रीज, किसी लैंड पे या फिर सी के ऊपर जो ब्रीज होती है वो वाली। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या आपको इसके बारे में पता है, जो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड होती है वो कौन सी है? इट इज कॉल्ड अ लू।
लू, आपने नदरन एरिया में अगर आप रहते हो, आप नदरन प्लेन्स में रहते हो, तो आपको लू के बारे में अच्छे से पता होगा। इसी विंड की वजह से आते हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन नेचर्स फरी, नेचर के द्वारा, हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है जो किसी भी एरिया में हो सकता है जो कोस्टल एरियाज पे लाई करते हैं। तो ये उड़ीसा की कहानी है। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट originate in the Bay of Bengal 1718 October 1919. Cyclone hit 5 districts of the state। ठीक है, तो 17 और 18 1919 को बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में जो आपका साइक्लोन आता है, उससे क्या होता है, बहुत सारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उड़ीसा के, वो अफेक्टेड होते हैं। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999। सो नेक्स्ट जो सुपर साइक्लोन आता है वो आता है 29 अक्टूबर 1999 को। सेम मंथ में आता है, अक्टूबर में ही पहला आया, अक्टूबर में ही दूसरा आया। ये 17 और 18 है, दिस वन इज 29, एंड दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट। तो उसने पूरा तहस नहस कर दिया बहुत सारा स्टेट का पार्ट जो था। द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर थे उसके। एक तो विंड वेलोसिटी थी, एक रेन थी, एक टाइडल सर्ज थे, 3 थी। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर, तो विंड जो थी वो 260 किलोमीटर तक थी पर आवर्स, lasted for over 30 hours. 30 hours में these high velocity winds uprooted trees को उखाड़ दिया, डैमेज कर दिया द कच्चा houses and rooftops of several industries, sheds and other houses were also blow away। तो rooftop जो थे इंडस्ट्रीज के शेड्स थे, वो भी सब कुछ उड़ा दिए उसने, और कहीं मतलब तहस नहस करके फेंक दिया सब कुछ। और ये पिक्चर भी देख सकते हो कैसे पानी भरा हुआ है इस एरिया में। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कंप्लीटली, जो पावर सप्लाई थी वो भी खराब हो गई, टेलीकॉम सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। Heavy rainfall occurred under the influence of cyclone for 3 days continuously। 3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती रही। These rain led to flooding in the major rivers of Odisha। ओडिशा की जो बहुत सारी रिवर्स थी उसमें फ्लड आने शुरू हो गए। And these cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक उसने स्वेप्ट कर दिया, साफ कर दिया, सब कुछ खत्म ही कर दिया साइक्लोनिक विंड ने। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शंस टू द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिया, ख़त्म करा, बहुत कुछ खराब कर दिया चीज़ों को। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स, 7 to 10 मीटर हाई थी टाइडल वेव जो थी, intrudes suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। जो पैडी क्रॉप्स थी, चोने की फसल थी, उसको डैमेज कर दिया, बहुत ज़्यादा तादाद में ख़त्म कर दिया। द साइक्लोनिक ऑरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड में भी आया, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। और ऑन 25 अक्टूबर, सेम ही उसी टाइम पे 25 अक्टूबर में, एक तो आपका देखो इन बिटवीन कहाँ आता है, पहले तो आता 17-18 में, फिर आता 29 में, और इसी के बिटवीन में, इन दोनों के बिटवीन में 25 को आ जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर में, गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है उसमें आता है। And gradually moved in the northwestern direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Balikunda in Odisha। ओडिशा एंड इरासामा के बिटवीन में जो एरिया था 29 अक्टूबर को, उसको भी 10:30 को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। तो ये देखो, पहले तो उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया था, भुवनेश्वर था, कटक था, सबको उसने 29, एटलीस्ट 29 कोस्टल जो टाउन्स थे वो भी खत्म कर दिए। एंड अबाउट 13 मिलियन पीपल्स वर इफेक्टेड, 13 मिलियन जो पीपल थे वो इफेक्ट हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स वर किल्ड, जो जीवन था एनिमल्स का सबका वो खत्म हो गया अगर इतना ज़्यादा पानी आ जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैविली डैमेज्ड, बहुत मात्रा में ये सारा खत्म हो गया। ड्यू टू सैलिनेशंस कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड
इनफर्टाइल। तो देखो भी अगर ओशन वाटर आपके जो लैंड एरिया में आ रहा है उस जगह पे जो सैलिनिटी है, मात्रा है जो साल्ट की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्टाइल एरिया था आपकी एग्रीकल्चर फॉर्म करने वाला वो भी आपका खत्म हो गया, वो इनफर्टाइल हो गया, जिसके ऊपर आप अभी क्रॉप्स ग्रो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लार्ज ट्रैक्स ऑफ सॉल टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड। देखो भाई सॉल के टीक के बैम्बूज के सारे प्लांटेशन जो थे वो डैमेज हो गए और डिसअपियर हो गए, खत्म ही हो गए, दिखना ही बंद हो गए। मैनग्रूव फॉरेस्ट जो थे बिटवीन पैरादीप एंड कोणार्क वो भी वैनिश्ड हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जो वाटर इवेपोरेशन होती है लैंड लैंड पे एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, बहुत सारी वाटर बॉडीज में, इट बिकम्स वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। सो डू यू नो, जब बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो धरती पे पानी होता है, अगर आपका उसी टाइम पे क्लाउड्स है तो ठीक है, बिना क्लाउड्स के, क्लाउड्स नहीं है तो सन आपको दिखाई देता है, क्लाउड्स हट जाते हैं, सन दिखाई देता है, तो उसकी वजह से सन के हीट की वजह से पानी जो है धरती से सोखा जाता है, जिसको कहते हैं इवेपोरेशन, और वाटर वेपर हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। इसकी वजह से जो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, बहुत ज़्यादा हुमस आ जाती है, वही आपका अभी यहाँ पे मॉइस्चर का पार्ट है। मॉइस्चर इज द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर होता है तो वाटर वाटर वेपर की वजह से उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जो आपका एयर है फुल ऑफ वाटर वेपर से भरा होता है, उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, एयर वार्मर हो जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट। तो एयर जो होती है वो वार्म हो जाती है, इसकी कैपेसिटी जो है होल्ड करने की वाटर को, वाटर वेपर को, इंक्रीज हो जाती है एंड बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे cloths take longer to dry and sweat from। जो ह्यूमन डे होते हैं उसकी वजह से क्लॉथ्स जो हैं लंबा टाइम लेते हैं ड्राई होने में, एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट evaporates easily and make us feel very uncomfortable। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे होनी शुरू हो जाती हैं। When the water vaporizes, it starts cooling and the water vapor condensed, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they come down as precipitation। तो देखो भाई, जब वो भाप बन के ऊपर उठ रही है तो वाटर वेपर हो रहा है, उसकी वजह से जो कूलिंग होके जो कंडेंसेशन होती है, कंडेंस होता है, वहाँ पे जाके वो क्लाउड्स में जो पानी है वो जमा होना शुरू हो जाता है। उसके जब वो हैवी हो जाते हैं, मैसेज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो बूंदें हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। तो वो अपने पीछे एक वाइट वाली धुएं की छोड़ते जाते हैं लाइन, जिसे हम कहते हैं ट्रेल, बिहाइंड द प्लेन्स के, जेट प्लेन्स के पीछे होती हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस्ड। तो उसका जो मॉइस्चर होता है इंजन का वो कंडेंस होता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट इन टू डिस्टर्ब इट। तो वो ट्रेल जो हमें कंडेंस्ड मॉइस्चर की वजह से सम टाइम दिखती है, वहाँ क्यों दिखती है? जब एयर में किसी भी की डिस्टरबेंस नहीं होती, किसी की मूवमेंट नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं करता, उस टाइम पे दिखती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है वो नीचे आता है अर्थ पे लिक्विड के फॉर्म पे, उसे कहते हैं रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द जो ग्राउंड वाटर होता है वो रेन वाटर में नीचे आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन trees on hillsides are cut and rainwater flows down the bare mountains and cause flooding of low-lying areas on the basis of mechanism. There are three types of rainfall: the conventional rainfall,
ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो तीन है, तीनों की पिक्चर देख सकते हो। प्रेसिपिटेशन जो होती है वो प्लांट्स, बारिश आती है, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करके रखते हैं, सेव कर लेते हैं, नीचे उनके समा जाता है। तो ये आपका है जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो वार्म एंड कोल्ड की वजह से होता है, एंड मॉइस्ट एयर जो है उसकी वजह से आपको रिलीफ वाली ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और जो वार्म एयर होती है उसकी वजह से कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। तो नेक्स्ट जो है आपका, रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, फ्रेश क्लीन वाटर लेके आती है। इट रेनफॉल इज लेस, जब लेस रेनफॉल होती है तो वाटर स्केर्सिटी एंड ड्रॉट अकर, स्केर्सिटी होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर, फ्लड टेक्स प्लेस, अगर ज़्यादा होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे। तो इन दोनों को मतलब नहीं होना चाहिए, ना तो कम ना तो बहुत ज़्यादा, दोनों को सेम नॉर्मल में रहना चाहिए, जो आपका आपकी जो लाइफ है उसमें अच्छी रहेगी, पॉसिबल रहेगी। तो वन मोर थिंग कि अगर ये बारिश है तो वो सही प्रॉपर तरीके से कब आएगी, जब आप लोग अपनी अर्थ को बचाने की कोशिश करोगे, बचाओगे। उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो रॉन्ग थिंग्स हैं, जो हमने ऑलरेडी आपकी सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि लाइक नेचुरल जो वेजिटेशन है या नेचुरल चीज़ें हैं जो, उनको सेव करना, वाटर है, सॉइल है, हर चीज़ को स्पॉइल कर रहे हैं हम लोग, तो हम उनको बचाएं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी जो हर चीज़ है वो टाइम टू टाइम होगी, जो अभी सब कुछ में चेंजेस आ चुके हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।